टू बैक मतलब ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया कि मुझे ये चीजें देखने को मिली। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है मेरा नया ब्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ हरिद्वार में। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि अकेले लड़की को भाई रूम नहीं दे रहा था यहाँ पे सब। तो वो बात मुझे बहुत बुरी लगी कि अगर हम लोग जो अकेले आके, अगर मान लो मैं इंडिया में ही रहती हूँ, तो दिल्ली से आई हूँ, कोई फॉरेन से आकर के रूम मांगे तो भी ये नहीं देंगे क्या। बदतमीज, निकम्मे, नालायक, नकारा। तो ये मेरा रूम जो मुझे थोड़ा इजीली अवेलेबल हो गया अप्रोच के साथ। मैंने अप्रोच से लिया था क्योंकि मैंने फ़ोन करवाया था किसी से। मुझे यहाँ पे रूम नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं अकेले हूँ, अकेले। मेरा तो दिल टूट गया था। और फिर मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी, सुबह से भूखी थी मैं। हालांकि मैंने इतना खाया बच गया तो मैंने पैक करवा लिया। खाना है हरिद्वार से ऋषिकेश की साइड जाओगे ना, पड़ता है रसोई ढाबा, फ्लाईओवर के नीचे लेफ्ट साइड में। उसके यहाँ का ये खीर जरूर ट्राई करें आप, मैं बता रही हूँ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। और मैंने तो एक ही पैक करवाया क्योंकि अभी भी खाया मैंने। सीरियसली ये खीर रसोई ढाबे का बहुत बहुत टेस्टी है और बहुत वेल मैनर्ड, वेल बिहेवियर और हाइजीन के मैटर में बहुत अच्छे थे रसोई ढाबे वाले। तो ये है मेरा रूम, ये मेरे प्रोडक्ट्स जो मैं दिखा नहीं सकती पूरा। और ये है कुछ ऐसा। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाऊं क्योंकि अकेली हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी अपनी स्टोरी कि मैं यहाँ पे कैसे आई, क्यों आई, मकसद क्या था आने का, सब कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आती हूँ फ्रेश होके। ओके बाय। लेके ना बोलेगा वो निहाल में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है बोले में। सो हेलो एवरीवन, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी टेल। मैं अभी इस वक्त हूँ हरिद्वार में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। मेरे ये 2-3 दिन की जो जर्नी है वो मैंने एकदम से यूं प्लान किया। कुछ मसले हैं मेरी जिंदगी में तो चलते आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे अपनी कुछ पास्ट की बातें बताना चाहूंगी। मेरा करियर बहुत पीक पे था, मैं बहुत अच्छा कर रही थी अपने लाइफ में। उसके बाद फिर मेरे साथ कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ। अनफॉर्चुनेटली मेरा शोल्डर टूट गया। गलती मैं किसी इंसान की नहीं कहूँगी, कहीं ना कहीं मेरे कर्म थे जिसके कारण मुझे ये कष्ट, ये तकलीफ हुई, जो मैंने झेला, काटा, सब कुछ किया। उसके बाद इस बीच में क्या हुआ, मैं अपनी परेशानियों में इतनी परेशान थी। एक तो करियर, उसके बाद फिर मैं 9th क्लास से अर्न कर रही हूँ। मैंने अपने बहुत इंटरव्यू में भी बताया मैं 9th क्लास से अर्न कर रही हूँ और मैंने कभी घर से पैसे मांगे नहीं। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस ऐसा होता है कि मैं मांगती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। टचवुड, आई बिलोंग फ्रॉम वेरी ब्लेस्ड फैमिली, सो सारी चीज़ें होती हैं हमारे मेरे ज़रूरत की, तो लेकिन मैं कभी मांगती नहीं। बट स्टिल जो बचपन से ही एक तरह से कमा रहा है, अचानक से उसका करियर बहुत पीक पे है, ग्राफ बिल्कुल ऐसे जा रहा है और सीधा नीचे आ जाए, तो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और मैं फिजिकली भी डैमेज थी, इमोशनली भी डैमेज थी और मेंटली भी डैमेज। तो इस बीच में क्या हुआ कि एक पर्सन था, मेरी मॉम को और मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो क्लोज है उनको उसके बारे में पता है। खैर ऐसा हुआ कि एक बंदा आया ड्यूरिंग दैट टाइम जब मुझे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत, नॉट फाइनेंशली क्योंकि मैं ठीक थी फाइनेंशली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे इन तीनों में इमोशनली भी मैं इतनी वीक थी कि मुझे उस ना चाहते हुए भी उस बंदे से बात करनी पड़ी। और बात करते करते आपको पता है कि जब एक लड़की मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से टूटी रहती है, तो अगर उसे कोई सहारा देता है तो वो उसी को अपना सब कुछ समझ लेती है। और नॉट ओनली लड़की, लड़का भी, एनिमल्स भी, किसी को भी अगर आप उसके प्रॉब्लम में सपोर्ट करने जाओगे तो वो आपको अपना यही सोचेगा कि वो भगवान है, यू नो। तो मैंने भी किसी को ऐसा दर्जा दे दिया अपने लाइफ में। अब हुआ क्या कि थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, जो भी है एक्सेप्ट कर रही थी और मैं मूव ऑन कर रही थी सारी चीज़ों से। फिर मैं ये भी सोच रही थी, डॉक्टर ने बोली 1 साल तक जिम नहीं, वेट नहीं उठाना, पूरी लाइफ आपकी इस शोल्डर से आप बहुत कम काम करोगे क्योंकि लिगामेंट टूट गया था। पर उन्होंने बोला था कि ठीक हो जाओ और जल्दी रिकवरी करनी है तो ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन नहीं कराना था मुझे क्योंकि वो
प्लेट डलता और वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, 6-7 महीने 1 साल फिर जाता। तो मैं 1 साल में इतनी पजल्ड हो गई थी तो कि मैं झेल ही नहीं सकती थी, आई कांट बियर। सो मैंने अपनी ज़िद पे तीसरे हफ्ते ही जिम किया ज्वाइन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कंधे में चोट है तो बाकी शरीर को क्यों आराम दूँ। और उसके बाद फिर मैं 1.5-2 महीने के बाद जब मैं कैपेबल हुई, फिजियो स्टार्ट करवाया, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं थी। फिर आई हैव माई ओन बुलेट, सो ड्राइवर था तो वो ऑफिस सो टाइम मैच नहीं करता था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद करूँगी। तो मैं जैसे तैसे ड्राइव करके बुलेट फिजियो के लिए जाती थी। 20-25 दिन फिजियो करवाया, फिर आई रियलाइज कि फिजियो में एक्सरसाइज वही करवाते थे जो मैं ऑलरेडी जिम से पहले वार्म अप में करती थी। तो आई जस्ट फील कि ज़रूरत नहीं है मुझे फिजियो की, मैं खुद कर सकती हूँ, मैं ठीक हो सकती हूँ। मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग है ना, मैं जल्दी गिव अप नहीं करती। और अगर मेरी जैसी लड़की ने गिव अप कर दिया ना किसी चीज़ पे, तो सोच लो कि वो अंत है उस चीज़ का। सो मैंने अपने आप को ठीक किया और मैं 11th मंथ है, ये अगस्त 11th मंथ रन कर रहा है मुझे। इस 11th मंथ में मैंने 4-5-6 मंथ के बाद ही मैंने एक आइटम सॉन्ग किया रितेश पांडे जी की मूवी में, भ्रष्टाचार नाम है, अपकमिंग मूवी है। उससे पहले भी एक प्रजातंत्र में किया था, और उसके बाद फिर मैंने एक हरियाणवी सॉन्ग किया शूट। पर जब भी मैं शूट से आती थी ना, सो आई फील बैड फॉर मी कि मैं रन नहीं कर पा रही। मतलब मैं करती थी, एक आइटम सॉन्ग में इतना पैसा मिल जाता है जितना 2-3 महीने 4 महीने अगर कोई लड़की एल्बम करे तो उतना। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता, तो फिर मेरी ना कुछ कहीं मेरे ब्लॉकेज थी, जो मुझे कहीं मुझे किसी टाइम पे ब्लॉकेज फील होता था। पर मैंने दोबारा फिजियो नहीं करवाना जरूरी समझा, मैं जिम में ही लगी रही एंड खुद से ही ट्राई किया कि ठीक हो जाऊँ, योगा और ये सब। आज भी मैं 1-1.5 घंटे जिम करती हूँ, आधे घंटे का मेरा योगा होता है खुद का। मैं बिना योगा के नहीं रहती। आई फील ये सही है कि योगा से ही होगा, बहुत इफेक्टिव है योगा, आप लोग भी जरूर करें। तो क्या हुआ, मेरी जैसे मैं रिकवर कर रही थी फिजिकली भी, इमोशनली और मेंटली मेरा दिमाग डाइवर्ट होता था। मेंटली इमोशनली मुझे वो बंदा जो है वो बहुत सपोर्ट करता था, इजीली अवेलेबल रहना, और कभी कुछ अनबन हो तो मैं जैसे ब्लॉक वगैरह कर देती थी। मैं बहुत हाइपर टाइप बिहेव करती थी, क्योंकि मैं थी उस टाइम पे ऐसे। मैं ड्रास्टिक चेंज अपने, कहते हैं ना नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता, मैं दोनों ही चेंज करने में बिलीव करती हूँ कि आज की डेट में दोनों ही चेंज हो सकता है। जानिए कैसे। मैं बहुत अग्रेसिव थी, मैं बात पे लड़ाई करना और ये सब करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो पहले मैं जिस चीज़ से भागती थी ना, वो उस चीज़ को लेकर के मेरे पीछे बहुत भागता था। फिर जब मैं स्टेबल हो गई और मैंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, फिर मैं भागने लगी और वो मेरे से भागने लग गया। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी के साथ में रहते हैं, चाहे वो आपका अच्छा दोस्त हो, लड़का हो, लड़की हो, XYZ कोई भी हो, वो क्या करते हैं कि पहले आपके अंदर घुसते हैं, सारी चीजें निकलवाते हैं। मैं ये नहीं कहती, लोग कहते हैं ना कि अपनी वीक पॉइंट नहीं बतानी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, क्यों नहीं बतानी चाहिए भाई, क्यों नहीं बतानी चाहिए, जरूर बतानी चाहिए। मैं तो राह चलते लोगों को बताने लग जाऊं, मैं उसमें क्यों। और मैं अच्छा फील करती हूँ स्ट्रेंजर से बता करके, अपने नोन से बता। उन लोगों को कभी नहीं बतानी चाहिए जो आपको दुखी देखना चाहते हैं, उनके सामने आप बिल्कुल खुश रहो। लाइक आपके एनिमीज हो गए, आपके हेटर्स हो गए, आपके साथ रह के जो आपसे चिढ़ते हैं, आपको पता है कि ये चिढ़ता है, इसकी बद्दुआ लगती है या इसकी हाई लगती है, तो उसको मत बताओ। बट आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपने दिल की बात बताओ। मैंने 36 तरह की प्रॉब्लम से बीमारियां हैं यार, कहाँ जाओगे। मेरे को इंसोमेनिया, जिसे नींद नहीं आती, 72 घंटे में सोती नहीं थी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मेरे को बहुत गुस्सा आता था, रोना आता था, बात पे आंख में आंसू, दूसरे को देख करके मैं सोचती थी यार ये हंस रहे हैं, या कभी खुद हंसी आती थी तो मैं हंसते हंसते सोचती थी मैं हंसी क्या, ऐसा मुझे लगता था। एंजाइटी छोटी सी चीज़ों पे, जैसे मम्मी बाहर गई, मम्मी कब आएगी। छोटा भाई क्लास करने गया, यार वो कब आएगा, उसको वीडियो कॉल करने लगती थी, अपने बड़े भाई को फ़ोन करने लग जाती थी। मतलब मुझे ऐसे एंजाइटी हो गई थी। मतलब मेरा जो पेट है वो बाहर जाता था, मैं बालकनी में खड़ी हो जाती थी, मैं थरथराने लगती थी, जैसे कोई घंटी बज जाए या अचानक से मैं ऐसे बैठी हूँ कोई आए तो मैं ऐसे करती थी। मतलब वो वही है, और अगर कुछ बोल दिया तो मैं डर जाती थी, ऐसा होता था मुझे। और फोन की घंटी बज जाए तो डर जाती थी, बेल
कोई घर आए तो, मेरा पेट भौंकने लग जाए तो, मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट, इतनी पीक पे चली गई थी मैं कि आई वाज लाइक कि मैं कभी कभी सोचती थी कि यार, मैंने डॉक्टर को भी बोला था कि अगर मैं अपाहिज हूँ या ऐसा लगता है कि मैं अपाहिज ही होके रहूँगी तो प्लीज़ मैं कोर्ट से ऑर्डर ले आऊँगी, आप मुझे इंजेक्शन देके मार देना। तो ऐसा ही मुझे फिर कभी कभी लगता था पंखे को देख के, यार कैसे लोग पंखे पर अटक जाते हैं। फिर सोचती थी कि यार मुझे कोई ऐसी बीमारी हो, तकलीफ ना हो, मैं ऐसे मर जाऊँ। मतलब इस लेवल पे मैं चली गई थी, एक बंदे के कारण नहीं, अपने और पराये मैं सबको मिला करके बोल रही हूँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ में। क्योंकि मैं कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, ब्लंट बोलती हूँ। मैं चाह के भी कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकती। मैं जिस भी रिश्ते में रहती हूँ कभी मैं अपना लालच नहीं देख सकती। मुझे ऐसा कभी नहीं होगा कि यार वो पैसे रखे हुए मैं उठा लूँ। मुझे ऐसा लगेगा यार मेरा भगवान देख रहा है मुझे, मैं कैसे उठा सकती हूँ, मैं उसे संभाल के और रख दूँगी ना। मुझे मेरा बिलीव नहीं करेंगे, मैंने फ़ोन पे अभी स्टार्ट किया चलाना। सो मेरे अकाउंट्स, मेरे पैसे, मेरे पास कुछ नहीं होता, सब मेरी मम्मी, मेरी फैमिली देखती है, मैं कुछ नहीं करती। तो मैं इतनी सीधी सिंपल सी लड़की हूँ, और ऐसी लड़की के साथ में अगर इतनी सारी चीज़ें हो जाएं तो यार लगता है ना थोड़ा बुरा। उसके बाद मैं स्पिरिचुअल भी बहुत हूँ, ना मेरी क्लबिंग है, ना मेरी पबिंग है, ना मेरा ग्रुप है, ना मेरा फ्रेंड सर्कल है, इवन लड़कियाँ। आई एम टोटली अलोन विद आई हैव ओनली माई मदर, 2 भाई, पेट, गाय, स्ट्रीट डॉग्स और रिलेटिव्स, भगवान, पूजा पाठ, जिम एंड घर। दैट्स इट। शूट हुआ शूट, मीटिंग हुई मीटिंग, दैट्स इट। बिल्कुल मतलब क्लियर। और ऐसी के साथ में अगर इतना हो तो ऐसा लगता है ना कि यार भगवान नहीं होते, छोड़ो यार। मतलब पापी जो पाप करके, गलत करके मेरे साथ ठीक है, और मैं अपने आँख के सामने अपाहिज होके बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैं बुरी हूँ और वो ठीक है। और उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि मतलब सॉरी, मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हरिद्वार मुझे मेरा मायका लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे बाबा मेरे साथ है बिल्कुल। ओके, सो मुझे ऐसा लगता था कि चल एक केस हुआ मेरे साथ, इट्स ओके, दूसरा केस हुआ, चल इट्स ओके, तीसरा केस, यार बैक टू बैक मतलब ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया कि मुझे ये चीजें देखने को मिली। ऊपर से इतना स्ट्रगल, मतलब जो लड़कियां करप्ट हैं, और मैं ये नहीं कह रही, किसी ना किसी रीजन से होती है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर फॉर सोसाइटी वो करप्ट है। वो प्रोग्रेस पे हैं, वो खुश हैं, जो डिच करती हैं, जो गोल्ड डिगर है वो खुश हैं। पर मैं जिस रिश्ते की बात मैं कर रही हूँ, जिसके कारण मैं बहुत रिसेंटली परेशान हूँ, एक 10 रुपए की हेल्प के लिए भी मैंने उस इंसान को कभी नहीं बोला। उल्टा मैं टाइम और जितना मेरे से हुआ मेरे से मैंने किया, मौके भी दिए, सारी चीज़ें करी। स्टिल मुझे इतने गंदे से ट्रीट किया गया, फॉर इमोशनली, फॉर फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से मैं टूट गई बिल्कुल। पर ना डिफरेंस क्या देखा मैंने, डिवाइन पावर ऐसी होती है आपके साथ में कि मैं पहले पूजा पाठ 1-1.5 महीने के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद उन लोगों के पीछे मैं भागती थी, फोन करना, मैसेज करना। क्यों? मैं पड़ी हुई थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, और मेरे पास था भी, मेरे पास टैलेंट भी था, सब कुछ था। तो फिर मैं फिजिकली डैमेज हो गई थी, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। तो एकदम से अकेले रह करके दवाइयों के दम पे, और अपनी मदर को सामने देख करके, मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि मेरे से ज़्यादा वो रोएंगी, हर्ट होंगी, सारी चीज़ें। तो मैं उनको देख करके मैं एकदम जिंदा लाश बन करके रही। और उस टाइम पे ये बंदा आया, और 3-4 महीने हुए, 4-5 महीने, उसके बाद चीज़ें इतनी बिगड़ती चली गई, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक रिश्ते में सिर्फ आप ही सारी चीज़ें करो, कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझूं, आपकी चीज़ों को मैं समझ के एक्सेप्ट करके आगे चलूं। आपको मेरी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये शो कर दोगे, यार देख मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, यार देख मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए क्योंकि आप मेरे बुरे टाइम पर आप ही आए, और आपने मेरे आजू बाजू के जो भी लोग थे उनको और मेरे सराउंडिंग को और थोड़ा साइड कर दिया, अपना प्रेजेंस शो कर करके कि नहीं मैं हूँ, नहीं मैं आ रहा हूँ,
मैं ये काम करवा देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं तेरे साथ, आज मेरे को तेरे साथ रहना है, आज हम वहां जाएंगे ब्लॉग बनाने, आज हम वहां जाएंगे रील बनाने, दिस दैट जो भी है। और उसके बाद तू मेरा ये काम कर दे, कि तू ऐसे कर दे, तू वैसे कर दे, दिस दैट। नहीं, मतलब सारी चीजों से कर करके एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ कि चल ठीक है, मुझे नहीं चाहिए हजारों की भीड़, हजार मेरे किसी काम के भी नहीं है, और हैं भी तो चल तेरे आगे कोई काम के नहीं, बोल करके मैं आगे गई। और जब उसको ये समझ में आ गया, या किसी भी इंसान को किसी भी रिश्ते में ये समझ में आ जाता है कि आप उसके कर्मदाता बना के बैठे हो उसको, कि भाई उस इंसान के आगे कुछ है ही नहीं जिंदगी, ट्रस्ट मी, वो अपने आप को भगवान खुदा समझने लग जाता है, अपने आप को सोचता है मैं इसके दिमाग पे रूल करूंगा, डिक्टेटरशिप चलाऊंगा, हर चीज करूंगा। और लड़का हो या लड़की, वो उस चीज में एकदम पिस जाता है, और ऐसा लगता है कि चल ठीक है, मौके भी देते हैं, क्योंकि जो लॉयल बंदे होते हैं ना, लड़का लड़की जो भी हो, हम अपने हर रिश्ते में, मैंने अपने हर रिश्ते में मौका दिया है, हर किसी को मौका दिया है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया ना, जब मैंने बताया ना नेचर, पहले जैसे लड़ना झगड़ना गाली गलौज करना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद जब आप ये फील कर लेते हो ना कि मैच्योरिटी, अपने आप जो भगवान ठोकर लगा लगा के, पटक पटक के, आपको गिरा गिरा के, तकलीफ दे दे के आपको जो भगवान समझाता है, यही समझाता है कि भाई बंद करो, जब आपके पास अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, आपको सामने वाले को समझाने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, आपकी हरकतें, आपका लहजा, सब कुछ कम पड़ रहा है, तो वहीं रुक जाओ। और अगर कोई दरवाजा बंद कर रहा है तो आप भी दरवाजा बंद करो और कुंडी और लगा दो, और उसको ये एहसास दिलाओ कि दोनों तरफ ऑप्शन है। जस्ट बिकॉज आई एम लॉयल, आई एम ऑनेस्ट, आई बिलोंग फ्रॉम रेपुटेटेड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, किसी को भी आप कितना ही मौका दो उतना कम है। अगर वो गद्दार है, धोखेबाज है, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। आप उसके लिए चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी। और ये जो एक बात पे, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हर बात पे ये कसम खाते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं ना, इनसे बड़ा झूठा तो कोई नहीं है। लड़कियों के मैटर में मैं ये बोलूंगी कि सेम फीलिंग ब्रो, अगर कोई लड़का देख रहा है, उसकी स्टोरी मेरे से मैच कर रही है, तो आप अपने पे अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज है लड़के, जिनकी फितरत में गद्दारी है, जिनकी फितरत में झूठ बोलना है, जिनकी फितरत में है कि वो नमक हराम है, दोगले हैं, हमारे रोने गाने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे खतरनाक इंसान पता है कौन होता है? जो होता है सेल्फिश। एक होता है मतलबी और एक होता है आप मतलबी। आप एकदम खुद से उसको अपने आगे, अपने कंफर्ट के आगे, अपनी चीजों के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, और ना ही कभी दिखेगा। जब तक आपसे मतलब है तब तक आपके लिए वो हर चीज करेगा। आपको लगेगा कि वाह, भगवान ने इसको फुर्सत से सिर्फ मेरे लिए बनाया और भेजा है। और वो वाली फीलिंग जब आई ना, तो आप समझ लो कि आपका कटने वाला है, सीरियसली। तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ में हो गई कि मैं इंसानों से अलग हटती गई, और मैंने लड़ना बंद कर दिया, मैंने क्वेश्चन आंसर पुट करना बंद कर दिया। और कभी कभी बहुत ज्यादा एंगर होता है, तो कभी भी किसी भी रिश्ते के बारे में, अपनों से लड़ाई हो या परायों से लड़ाई हो, कभी भी उस लड़ाई के बारे में और उस इंसान जिससे हुई है ना, उसके बारे में थर्ड पर्सन से बात नहीं करनी है। अगर इतना गट्स है तो आप उसको डायरेक्ट बोल दो। मेरे अंदर तो है, मैं तो बोल देती हूँ। तो प्रॉब्लम उसी से डायरेक्ट बोल दो कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरा ये वो दिस दैट जो भी है, अपना खत्म करो बात और साइलेंट हो जाओ। और मुझे नहीं पता, मुझे डिवाइन पावर इतना अट्रैक्ट करने लग गई कि मैं एक एक डेढ़ घंटे, दो घंटे मैं पूजा पाठ में, दो तीन घंटे में रहने लग गई, मेडिटेशन करने लग गई। नॉनवेज छूट गया मेरे से, बुरी चीजें जितनी भी थी, थोड़ी बहुत आदतें मेरे अंदर, सब कुछ अपने आप छूटता चला गया। मैं अकेली रहने लग गई, काम पे फोकस करने लगी। कुछ नहीं है तो रील बनाना, ब्लॉग बनाना। जैसे मैं अभी अकेली हूँ यहाँ पे, मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, क्या बनाऊँ? स्टोरी टेल बना दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले ही, अगर आपको भगवान ने यहाँ पे ला के रखा है ना कि मैं अकेले अपनी ये 5000 का रूम लेकर के रह सकती हूँ, ब्रो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सीरियसली, मैं अगर अपना खर्चा खुद कर रही हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रही, कोई मेरा खर्चा नहीं चला रहा है, मैं उसके लिए क्यों रहूं?
जिसकी औकात मुझे 10 रुपए के चॉकलेट देने तक की नहीं है, मैं उसके लिए उसके आगे क्यों भीख मांगू? जस्ट बिकॉज कि वो मेरे रिश्ते में कुछ ऐसा लगता है जिसके बिना मैं नहीं रह पा रही, चाहे वो अपना हो या पराया। अगर अपना भी ब्लड रिलेशन का भी है तो अगर उसको, मैं ऐसी हो गई हूँ कि अगर उसको नहीं फर्क पड़ रहा है तो मुझे क्यों इतना फर्क पड़ेगा? हाँ ठीक है, उसको प्रॉब्लम है तो मैं खड़ी हूँ, कोई हो ना हो मैं खड़ी हूँ, पर मैं हमेशा आगे बढ़ करके अप्रोच नहीं करने वाली, अपील नहीं करने वाली। इट्स ओके। मुझे वक्त ने इस 9, 10, 11, 12 महीने में जो सिखाया है, मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं जो मैंने फील किया है। तो मैं बहुत ज्यादा धार्मिक पहले भी थी, और ज्यादा हो गई हूँ स्पिरिचुअल। और ट्रस्ट में मुझे ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के सपने में भगवान आते हैं, पर मेरे सपने में मेरे बाबा आते हैं, मेरे सपने में भगवान आते हैं, मेरे सपने में मेरे पूर्वज आते हैं, मेरे पितर आते हैं, मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं। और मैं अंदर से अब इतनी स्ट्रांग फील करती हूँ ना, जो पहले ऐसा होता था कि मुझे आई नीड समवन, मुझे कोई चाहिए, अब मुझे ऐसा लगता है आई डोंट गिव अ फक मैन, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा भगवान काफी है, एडवेंचर काफी है, मैं अकेली काफी हूँ। अकेली में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा, अभी तो स्टार्ट है, ये फर्स्ट टाइम है मेरी फैमिली मुझे ऐसे अकेली भेजती नहीं है। अकेली ट्रैवल कर रही हूँ मैं, बट नजर सबकी है मेरे पे, लाइव लोकेशन एंड ऑल सबके पास है। ये चीजें थी मेरे साथ में। मेरा पर्पस यहाँ पे आने का यही था कि मैं किसी चीज से, किसी पर्सन से मैं इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, उसके झूठ, उसके वाहियात बिहेवियर और उसके सामने अपने संस्कारों की बेड़ी में मैं इतनी बंधी हुई हूँ मेरी फैमिली के कारण कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। और मैंने उसको भी इतने मौके दिए, लेकिन मैं ना हार गई। मैं सीरियसली मैं हार गई। किस चीज से? उसके झूठ से। पर किसी भी रिश्ते में ना गिव एंड टेक होता है। आप कहीं पे उठते बैठते हो तो किसी मकसद से उठते बैठते हो, पर मकसद आपका अच्छा हो, बुरा होता तो वो इतने टाइम तक नहीं चलता। और बुरा होता तो सिर्फ मैं ही परेशान नहीं होती, तुम भी परेशान होते हैं। और अगर अच्छा होता तो हम दोनों साथ होते, या हमारे साथ के जुड़े हुए लोग सारे खुश होते, साथ होते, तो हमारा अच्छा खासा, मतलब एक आप अच्छी खासी लड़की को मतलब और ज्यादा डिस्ट्रॉय करके, और आपका खुद का ही फैमिली है, खुद की फैमिली में भी फीमेल्स मेंबर हैं, और आप ये सोचोगे कि मेरे को जो करना था मैंने कर लिया और अब मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा। चल भाई, तू 10 लोगों के सामने तू कुछ भी एक्सक्यूज दे, तू कुछ भी एक्सक्यूज दे। तेरा दिल जब तू रेस्ट करता होगा ना, जब तू सोता होगा, जब तू अकेला बैठता होगा, तब तेरे दिमाग में ये चीजें होती होंगी कि भाई मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। और सीरियसली बताऊं, जो इंसान मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी हो, जो इंसान हम बोलना बंद कर दें, हम लड़ना बंद कर दें, हम रोना बंद कर दें, तो हमारे दिल से ना एक हाय निकलती है। ठीक है, हम हंसते हैं ना, तो जब हमारा भगवान ऊपर से देखता है कि हाँ मेरा बच्चा खुश है, तो उनको उस हंसी के बदले और कुछ नहीं चाहिए होता है। वो फिर प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारे प्रोटेक्शन में अगर कोई बीच में आए तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और डिस्ट्रॉय तो ऐसे लोग होते ही होते हैं। कर्मा आज दे फल, या 10 साल बाद दे। आपने जिस तरीके से धोखा दिया, गद्दारी किया, मेरे घर में घुस के झूठ बोल के जो भी किया, ये जरूरी नहीं कि एज इट इज वाइस वर्सा हो। ऐसा होगा कि इससे भी भयंकर होगा आपके साथ में, और फिर आप सोचोगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एक और चीज है कि जो लोग बाय नेचर ही गद्दार होते हैं, झूठे होते हैं, दोगले होते हैं, उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करता। ठीक है, एक धोखेबाज इंसान हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड शो ऑफ की लाइफ में दिखाता है। ये पहचान होती है गद्दार और मक्कार और धोखेबाज इंसान की, और कली छपटे इंसान की। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सीधे साधे और बहुत सिंपल होते हैं ना उन्हें फैशन से कोई मतलब रहता, ना उनको शो ऑफ में कोई मतलब रहता है, किसी चीज में कोई मतलब नहीं होता। जैसे रतन टाटा जी हैं, मैं बड़े भाई का भी नाम लेना चाहूंगी, सब कुछ है उनके पास, पर कोई उनको देख के बोलेगा नहीं कि ऑफिसर है। मेरे नाना जी थे, उन्हें देख के धोती कुर्ता पहन के और स्कूटर चलाते थे, और बहुत बड़ी
कार भी नहीं रखी थी उन्होंने, नॉर्मली कार भी रखी थी। तो और जमींदार और किंग कहलाते थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो। सिंप्लिसिटी में ही बड़प्पन है, शो ऑफ में नहीं। और क्या फायदा ऐसी बॉडी, ऐसी शक्ल सूरत, जब आपके सीरत ही में इतनी घटियापन हो, आपका संस्कार इतना घटिया और नीच हो कि आप किसी की इज्जत, आबरू और रूह को इतना तड़पा दें कि वो जब भगवान के पास खड़े हों तो ये मांगे कि अगर तू सच्चा है भगवान तो तू मेरे बदले की, समझ रहे हैं ना। बस तो मतलब कोई क्या ही मानेगा। मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुझे तड़पाया है, जिन जिन लोगों ने मुझे फाइनेंशियली भी चीट किया है, और इमोशनल ब्रेकडाउन तो सबसे बड़ा होता है, और इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, और किसी लड़की को लड़की ना समझना, उसका धजिया उड़ा देना, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई लहजा नहीं आपके जबान का, झूठ का तो पुलिंदा मैं क्या ही बताऊं। तो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, और डिवाइन पावर की तरफ अट्रैक्ट करो। डिवाइन आपको एक्सेप्ट करेगी, और जैसे जैसे एक्सेप्ट करती है ना वैसे वैसे ये निगेटिव लोगों को ना आपके लाइफ से निकालती जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये इसने भी ऐसा, ये भी ऐसा कर दिया, वो भी ऐसा कर दिया। आपको इतने खतरनाक खतरनाक रिश्ते से वो बाहर लेकर के आएंगे ना, जो आपके दिन रात साथ रहते हैं, और ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसकी भी सच्चाई भगवान सामने ले आएंगे, और फिर आपको एकदम एकांत में अकेला कर देंगे। और उसके बाद जो पावर आपके पास आएगा ना, अकेले खुद के दम पे आगे बढ़ने का, रहने का, जिंदगी जीने का, सब कुछ का, तो ट्रस्ट में ये फीलिंग्स जो मेरे अंदर जो आई है, जो चेंज जो मैं फील कर रही हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और इतना मजा आता है ना अकेले रहने में। मैं भी बहुत परेशान थी। मैं सोचती थी यार कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, मैं शादी कर लूँ डायरेक्ट। लड़कियों के मामले में मुझे लड़की दोस्त भी बहुत कमीनी सी मिली, जो मैं बहुत सीधी सादी सी हूँ। मुझे मतलब कि दुनिया के मतलब समझ नहीं आते, मतलबी लोगों के, कहने का मतलब कि मतलबी लोगों के मतलब समझ नहीं पाती मैं बहुत जल्दी किसी के भी बातों में आ जाती हूँ। तो यही रीजन था कि भगवान ने मुझे हर तरीके के लोगों से मिलवा दिया, हर तरीके की झूठ, कितने कैटेगरी के कितने घटिया लोग होते हैं धरती पे, वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से तुम्हें बचना है, कितना रोना है, कितना किसके सामने गुहार लगानी है, कितना किसके सामने झुकना है, कितनी बार किसको मौका देना है। ये सब कुछ उन्होंने मुझे इतनी सी एज में और इतने कम टाइम में सिखा दिया कि पहले मैं सोचती थी मेरा कंधा क्यों टूट गया, 10 महीने हो गए मैं घर पे बैठी हूँ, ये वो। पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर मेरा कंधा नहीं टूटा हुआ होता और मैं घर नहीं बैठी होती तो शायद मैं ये एक्सपीरियंस 10 साल बाद भी नहीं सीख पाती जो मैंने 10 महीने में ही सीख लिया है। तो जो भी होता है आपके लिए अच्छा होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, पर आप अच्छाई को हम उस टाइम पे नहीं देख पाते। उसका भी एक टाइम होता है जो भगवान हमें दिखाता है और हमें फील कराता है कि बेटा ये मैंने तेरे अच्छे के लिए किया है। पर एक चीज और है, भगवान आपको खुद आके नहीं बोलेंगे कि देख ये एक्सपीरियंस के लिए भेज रहा हूँ मैं तेरे लाइफ में, इसको सीरियसली मत लियो। वो क्या करते हैं, किसी को भेज देते हैं और वो आपके साथ गलत करता है। 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, तीसरे चौथे के बार ना आप समझ जाओ कि भाई ये किसी मकसद से है जो भगवान ने भेजा है। उस मकसद को समझो बस, और उससे अवेयर रहो, और उसी टाइम से उसको दिल से नहीं सिर्फ दिमाग से लगाओ। ये सोचो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया और ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये भगवान मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। मैं यही गलती हर बार करती थी, हर रिश्ते में करती थी, चाहे अपने हो या पराये हो। और तब जाके मुझे समझ में आया कि माँ जैसी गिफ्ट कोई नहीं है। माँ जैसी चीज भगवान ने बनाई है ना, तो सीरियसली भगवान खुद नहीं आया, भगवान ने माँ को भेजा है धरती पे अपनी जगह पे। माँ बहुत अलग चीज है, और इनको वक्त दो, इनसे प्यार करो, इनकी गालियां सुनो, इनके थप्पड़ खाओ। इतना मजा आता है ना जब आपके लाइफ में कोई ना हो और आपकी माँ हो और आपके फैमिली में वो लोग हों जो आपको प्रोग्रेस में देखना चाहते हैं। सभी नहीं, आप इनके साथ फुल एंजॉय करो और छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढो। जैसे स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स को एक्सेप्ट करो, एक अनाथ आश्रम और एक गौशाला को आप लोग एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। आपके कर्म है ना, जैसे
ऐसा काम करता है जैसे मान लो मेरे कुंडली में लिखा हुआ था कि मेरा हाथ ही टूट जाता या मैं अपाहिज हो जाती, पर मेरे कर्म से और मेरी माँ के पूजा पाठ प्रताप पुण्य प्रताप से, मेरे पूर्वजों के, मेरे जो कुल के देवी देवता, मेरी ईस्ट के आशीर्वाद से मेरा कंधा सिर्फ लिगामेंट टूटा और मैं ठीक आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ और अब मैं काम भी मेरा स्टार्ट हो गया। तो ऐसा होता है कि आप अच्छा कर्म करोगे ना तो वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और बहुत ज़्यादा तकलीफ से ना सही लेकिन छोटे तकलीफ से ही आप उभर जाओगे। और उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ कोई नहीं है मेरा। जब कोई नहीं होता तो सिर्फ भगवान होते हैं, सीरियसली। और महादेव, पहले मैं सती की पूजा करती थी, शक्ति की, अब मैं महाशक्ति की पूजा और आराधना करती हूँ, क्योंकि मैं काली माँ को मानती थी। मैं वैसे सारे भगवान को, सारे धर्म के भगवान को, मैं पीर बाबा, बंगला साहिब, गुरुद्वारे में सबको मानती हूँ। तो मैं काली माँ को बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब से मुझे बाबा ने एक्सेप्ट किया, मैंने बताया ना, मुझे सबसे ज्यादा सपने आते हैं मेरे महादेव के। और देखो, मैं जो भी चीज मांगती हूँ मेरी लाइफ में वो मुझे मिलता है, 110% मिलता है। जो भी मेरी जो दिल से ख्वाहिश है वो मुझे मिलती है। चाहे मैं किसी के लिए पनिशमेंट बोल दूं ना, वो भी भगवान दे देते हैं। तो अच्छी चीज है वो भी दे देते हैं। तो ऐसा होता है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी स्टोरी से थोड़ा बहुत भी अगर मोटिवेट हुए होंगे तो अच्छे काम भी करें, पूजा पाठ करें, माँ बाप की सेवा करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। फैमिली के अलावा कोई काम नहीं आता। मेरा जो खर्चा चल रहा है वो मेरी फैमिली ही दे रही है, कोई यार दोस्त नहीं बैठा। वो अगर या तो देंगे, नहीं देंगे तो इतनी बार सुना देंगे ना, दुनिया में जाके ढिंडोरा पीट देंगे। ये नहीं देखेंगे कि तूने अगर मुझे कुछ दिया तो देने के लेने के लायक मैं बनी तब ना। ऐसे तो तूने मुझे दिया नहीं, मैंने भी तो तुझे कुछ दिया होगा, उसकी तो कीमत हो ही नहीं सकती, अनमोल चीज है वो तो, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अगर कोई करेगा तो अपने स्वार्थ में करेगा, और स्वार्थ में भी क्यों ही करवाना। अगर स्वार्थी का रिश्ता निभाना है तो अपने रिलेटिव से निभाओ, कम से कम इतने तो गद्दार नहीं होंगे। बस मैं ये चाहती थी कि मैं आप लोगों से अपनी ये फीलिंग्स शेयर करूं कि मैं यहाँ पे किस किस चीज को फेस करके यहाँ पे आई, और मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। जो लड़की अपने गैलरी में नहीं निकलती, मैं अपने छत पे नहीं जाती और मैं रूम में ही पैक रहती हूँ। मैंने सोलो ट्रिप प्लान किया, आगे बढ़ी, क्योंकि मैं अपने नज़रिए से अब दुनिया को देखना चाहती हूँ। क्योंकि भगवान ने बहुत दिखा दिया मुझे सब कुछ। अब भगवान ने मुझे पढ़ा दिया, अब मैं एग्जाम देना चाहती हूँ और रिजल्ट देखना चाहती हूँ कि क्या है जो मुझे आपने इतना सब कुछ दिखाया, एहसास कराया, एक्सपीरियंस दिया, उसका आउटपुट क्या है। बाबा से जो भी मैं मांगती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा बहुत मन है हरिद्वार में इस सावन आने का। वैसे काशी मुझे वो हर साल कभी ना कभी बुला ही लेते हैं, हर साल। तो मेरा मन था, तो मैं फर्स्ट वीक नहीं आ पाई, सेकेंड नहीं आ पाई, लेकिन थर्ड वीक में मेरे पास ऐसे फ़ोन आए और ऐसा कुछ प्लान हो गया। मैंने भी डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। और मैं आज यहाँ पे हूँ। और देखो चमत्कार कि लास्ट सावन के लास्ट मंडे को मैं हरिद्वार में हूँ। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो मुझे एक्सेप्ट करके और मेरे साथ है, सच में मेरे साथ है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माई सेल्फ एंड मेरी साइड से आप लोगों को भी। आप लोग अपना ख्याल रखें, फिक्रमंद रहें अपने परिवारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, और डिवाइन पावर से अट्रैक्ट हों, पूजा पाठ करें। तो जैसे उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरी इच्छा पूरी करी, भगवान करे आप सबकी भी इच्छा पूरी हो। और जिन को मेरी ये स्टोरी थोड़ी सी भी अपने आप से कनेक्टेड लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। और हाँ, मेरे रील्स पे, मेरे शॉर्ट्स पे इतने व्यूज़ आते हैं ना, पर मेरे ब्लॉग्स पे नहीं जा पाते। मे बी इसका भी एक अपना टाइम होगा। पर हाँ, अगर जो लोग देखते हैं, आप लोग अपने कमेंट से मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मैं और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती हूँ और भी ज़्यादा नाम कमाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ 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 मुझे अपने आशीर्वाद और प्यार में बनाए रखें।
और दिल से धन्यवाद आप लोगों का, तहे दिल से धन्यवाद, और आई लव यू सो मच।